अब वो जो कोर वोटर था क्षत्रिय समाज का, आपने उसको सम्मान नहीं दिया। रूपाला जी ने जिस प्रकार की टिप्पणी क्षत्रिय समाज की माताओं बहनों के ऊपर की, उसके बाद गुजरात का राजपूत समाज, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, हरियाणा का, दिल्ली का, उत्तर प्रदेश का, अनेक अनेक राज्यों का जो क्षत्रिय समाज था वो उद्वेलित हो गया। हमने सिर्फ एक मांग की कि आप रूपाला जी की टिकट को बदल दें या उनकी जगह किसी और कैंडिडेट को दें। हमने ये नहीं कहा कि हम आपको वोट नहीं देंगे, हमने कहा कि आप उनको टिकट उनका बदल दें या उनका टिकट वहां से काट दें। इतनी सी मांग थी। उन लोगों ने अनसुनी कर दी। नरेंद्र भाई मोदी ने जनरल वीके सिंह से 2.5 घंटे बातचीत करी। कभी नरेंद्र भाई मोदी इतना टाइम अपने मंत्रियों को भी नहीं देते थे। जी। देखिएगा, राव इंद्रजीत जैसे व्यक्ति को हम लोग वोट देते थे, जो राव इंद्रजीत आज भी अपने दिमाग में बहम पाले बैठा है कि वो किसी राजा की औलाद है। मेवात दंगों में जब जलाभिषेक यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हुई, 6 हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई, तो 2 लोग थे जो मेवात में उन लोगों की गोदियों में जाकर बैठे। कौन थे? मनोहर लाल खट्टर और राव इंद्रजीत। मनोहर लाल जी ने 9.5 साल इस प्रदेश के अंदर राज किया है। 9.5 साल के अंदर मुझे 9 कार्यकर्ताओं का नाम दे दें, वो जो मंडली है उसको छोड़ के, कि उन्होंने उनसे सम्मानजनक तरीके से बात की। अगर मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जो किसी से सीधा ही नहीं बोलता, अगर वो कोई था तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे। क्या नायब सैनी मुख्यमंत्री हैं? क्वेश्चन मार्क है। आज भी मुख्यमंत्री, डमी चीफ मिनिस्टर कहा जाता है। आज भी मुख्यमंत्री को काम नहीं करने दिया जा रहा। ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, ये लोकतंत्र के खिलाफ बहुत बड़ा बयान आप लेकर आ गए अशोक तंवर को। सुनीता दुग्गल ने क्या बिगाड़ा था? हरियाणा विधानसभा के अंदर हम 15 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। हम लोग 15 विधानसभाओं के ऊपर चुनाव लड़ने की हरियाणा में तैयारी कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पहले बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे तीसरी पारी खेलने की, परंतु टीडीपी वालों पे और नीतीश कुमार के ऊपर ज्यादा भरोसा ना करें। दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। साक्षात्कार की कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं सूरजपाल अम्मू। जाना पहचाना नाम है। चुनाव के दौरान इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया था। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब चुनाव परिणाम आ चुके हैं। ऐसी चर्चा है पूरे देश में, भारतीय जनता पार्टी को क्षत्रिय समाज का पहली बार कम वोट मिला है, जिसके कारण भाजपा को कुछ सीटें गंवानी पड़ी है। क्षत्रिय समाज को सूरजपाल अम्मू से बेहतर कौन समझ सकता है, इसलिए हम इनके पास पहुंचे हैं और सूरजपाल अम्मू से ही जानते हैं। अम्मू जी, आपका सबसे पहले तो अभिवादन है। और सबसे पहले तो हमको ये बताइए कि जो हम सुन रहे हैं कि भाजपा को 20 से 30 सीटों का नुकसान हुआ है राजपूत समाज की नाराजगी के कारण, आपकी उस पर क्या टिप्पणी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर रहा है क्षत्रिय समाज, और इस बार जो हमें महसूस हुआ है 2019 के चुनाव के बाद राजपूतों को दरकिनार करने का एक सिलसिला चला, चाहे वो केंद्र में चला, चाहे वो हरियाणा में चला, चाहे वो राजस्थान के अंदर चला हो, चाहे गुजरात के अंदर चला, चाहे वो मध्य प्रदेश के अंदर चला। हम लोगों ने कभी भी, मुझे नहीं लगता कि हमने संगठन से बाहर आकर कभी सोचा भी होगा। 34 साल हम इस संगठन में रहे और निष्ठा से रहे। 10 वर्ष की आयु में संघ में स्वयंसेवक बनकर काम करना शुरू किया। 10 वर्ष की आयु में अन्य से बालक थे। जी। और जो हमने पंचनिष्ठाएं सीखी, मुझे जो आजकल ये कांग्रेस की भर्तियां हो रही हैं और पार्टियों की भर्तियां हो रही हैं, उनसे अगर किसी एक से पूछ लूं, या जो भाजपा के नए वर्कर हैं उनसे पूछ लूं, तो उनसे अगर मैं ये पूछूं कि भाजपा की पंचनिष्ठाएं क्या हैं, तो उन पंचनिष्ठाओं के बारे में वो एक निष्ठा नहीं बता पाएंगे। इतना निष्ठावान कार्यकर्ता नाराज हुआ, उसकी वजह ही जानना चाहता। अब वो जो कोर वोटर था क्षत्रिय समाज का, आपने उसको सम्मान नहीं दिया। जिस पार्टी के अंदर भैरव सिंह शेखावत रहे, अनेकों अनेक नेता रहे, मैं भैरव सिंह शेखावत एक नाम लेके छोड़ रहा हूँ। जी। राजस्थान के अंदर अनेकों अनेक, हाँ, हरियाणा के अंदर सूरजपाल सिंह जो राजस्व मंत्री रहे, और अनेकों अनेक ऐसे नेता रहे जिन्होंने, बल्कि आप तो रेवाड़ी से हैं, दक्षिणी हरियाणा की नस को समझते हैं। आप महेंद्रगढ़ से लेके दिल्ली बॉर्डर तक जो हरियाणा के पार्ट में जो भाजपा का वोटर था, वो हमेशा इनके साथ पड़ता था। परंतु मुझे ऐसा लगा कि वोटर किसी भी जाति का हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, दलित हो, मुसलमान हो, या कोई भी, वो सम्मान चाहता है। मुझे लगता है क्षत्रिय स्वाभिमान और क्षत्रिय सम्मान के सब हकदार हैं।
आप लोग राजनीति में वोट भी जाते हैं, डेमोक्रेसी के अंदर वोट एक बहुत बड़ी ताकत है जी। और आपके पास नेता हैं। अब आप उन नेताओं को सम्मान दोगे नहीं तो फिर आप उनकी वोटों का अधिकार कैसे प्राप्त करोगे? आप उनसे वोट कैसे ले लेंगे? हाँ, रूपाला साहब ने गुजरात से जो राजकोट से चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने तो एक बार हमारे दर्शकों को बताएंगे, जो रूपाला साहब की टिकट काटी नहीं, राजपूत समाज मांग करता रहा, भाजपा ने टिकट नहीं बदली, वो भी पाटीदार समाज से हैं, तो भाजपा ने सोचा होगा कहीं पाटीदार में बड़ा नुकसान नहीं हो जाए। तो भाजपा के उस फैसले को और पाटीदार के उन शब्दों को, हम पाटीदार के शब्दों को भी आपके मुंह से सुनना चाहेंगे कि क्या ऐसे शब्द थे जिन्होंने ठेस पहुंचाई और क्या भाजपा से आपकी अपेक्षा थी, दोनों चीजें बताइए। देखिएगा, रूपाला साहब बहुत सीनियर मोस्ट हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, मैंने व्यक्तिगत तौर पर उनसे कई बार मुलाकात भी की है। बहुत सुलझे हुए आदमी है, परंतु जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो वो समय नहीं देखती। रूपाला जी ने जिस प्रकार की टिप्पणी क्षत्रिय समाज की माताओं बहनों के ऊपर की, उसके बाद गुजरात का राजपूत समाज, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, हरियाणा का, दिल्ली का, उत्तर प्रदेश का, अनेक अनेक राज्यों का जो क्षत्रिय समाज था वो उद्वेलित हो गया। गुस्सा स्वाभाविक है कि हम लोगों ने मुगलों से लड़ाइयाँ लड़ी, हम लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। अब गांधी की तरह हमने साहब वो नमक वाला आंदोलन और दाढ़ी मार्च, क्या दांडी मार्च, वो तो नहीं किया, परंतु हम लोगों ने तलवारें चलाई हैं, गोलियां खाई हैं, सर कटवाए हैं, हम लोगों ने रियासतों कुर्बान की हैं देश की एकता और अखंडता के लिए, और आप हमारे स्वाभिमान को गालियां देंगे तो नाकाबिले बर्दाश्त था। हमने सिर्फ एक मांग की कि आप रूपाला जी की टिकट को बदल दें या उनकी जगह किसी और कैंडिडेट को दें। हमने ये नहीं कहा कि हम आपको वोट नहीं देंगे, हमने कहा कि आप उनको टिकट उनका बदल दें या उनका टिकट वहां से काट दें, इतनी सी मांग थी। उन लोगों ने अनसुनी कर दी। मैं इसी बात को आगे बढ़ा रहा था कि क्या भाजपा को ये डर था कि गुजरात में, क्योंकि पाटीदार समाज से तो आप परिचित हैं, जो बहुत बड़ा समाज है, भाजपा को ये था कि कहीं रूपाला की टिकट बदलने से पाटीदार समाज पूरा नाराज न हो जाए। इस चक्कर में भाजपा जो है इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई, कोई कार्रवाई रूपाला के खिलाफ नहीं कर पाई। देखिएगा, मैं कहना नहीं चाहता, पाटीदार समाज का हम सम्मान करते हैं, हमारे परिवार है, मित्र हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं है, जातीय झगड़ा नहीं है। इस चुनाव में पिछले चुनाव के अंदर क्षत्रिय समाज को एक भी पार्लियामेंट की सीट नहीं थी गुजरात से। आपके जो पहले गृह मंत्री थे मिस्टर जडेजा थे, उनको आपने हटा दिया। अनेकों अनेक जो क्षत्रिय समाज के, अभी जनरल वीके सिंह वगैरह वगैरह जो चलो ये तो सेकेंडरी है, मैं वहां की बात कर रहा हूँ। वहां पर आपने सबको निपटा दिया। राजस्थान के अंदर आपने वसुंधरा को निपटा दिया और लोगों को निपटा दिया। मैं तो राज्यवर्धन सिंह राठौर का परिवार से आता हूँ, उसका मामा लगता हूँ। उन लोगों को लाने वाले जनरल वीके सिंह को नरेंद्र भाई मोदी से 27 जून 2013 को गांधीनगर में ओम प्रकाश धनखड़ के माध्यम से मिलवाने वाला सूरजपाल अमू था। आप थे उस दिन? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैंने आप उस फ्लाइट में मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं उस फ्लाइट में नहीं था, परंतु धनखड़ साहब के साथ एयरपोर्ट तक छोड़ के आने वाला मैं था। उनके साथ मीटिंग कराने, क्योंकि वाजपेयी मोदी जी की इच्छा थी कि जनरल वीके सिंह भाजपा में आए। सुनिएगा जरा, मैं ये घटना सुना रहा हूँ। जनरल वीके सिंह मेरे बहनों ही हैं, वो नहीं बोलते, ना ही बोलेंगे, ना कुछ कहेंगे, क्योंकि वो फौजी आदमी है, डिसिप्लिन आदमी है, अनुशासन में रहने वाले लोग हैं, परंतु हम नालायक लोग हैं। जनरल वीके सिंह को, जो अन्ना हजारे के आंदोलन के बहुत बड़े प्रोधा थे, जनरल वीके सिंह को नरेंद्र भाई मोदी की इच्छा हुई, उन्होंने ओम प्रकाश धनखड़ को कहा कि आप जनरल साहब को भाजपा में लाएं, और आप तो रेवाड़ी के रहने वाले हैं। जी। सारी रेवाड़ी की पूर्व सैनिकों की रैली की जो भी रूपरेखा बनी, वो नरेंद्र भाई मोदी के यहाँ पे 27 जून 2013 को बनी, गांधीनगर के अंदर बैठकर। वहां पर ओम प्रकाश धनखड़, जो आज बेचारे खुड्डे लाइन लगा दिए गए हैं, वो उस बैठक में मौजूद थे। नरेंद्र भाई मोदी ने 2.5 घंटे, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, जी, नरेंद्र भाई मोदी ने जनरल वीके सिंह से 2.5 घंटे बातचीत करी। कभी नरेंद्र भाई मोदी इतना टाइम अपने मंत्रियों को भी नहीं देते थे जब वो मुख्यमंत्री थे। मैं जब मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ, इतना प्यारा व्यक्ति इतनी देर बात कर रहा है जनरल वीके सिंह से, और वो गाजियाबाद से टिकट दे रहे हैं, और देश के अंदर सबसे अधिक वोटों से जीतने का रिकॉर्ड जनरल वीके सिंह के नाम था। दूसरी बार भी वो 7.5-8 लाख वोटों से जीते थे, जहां तक मेरी जानकारी में है। आप उस व्यक्ति ने जो नितिन गडकरी के साथ मिलकर दिन रात काम किया, वो ईमानदार आदमी है, फौजी आदमी है, बिल्कुल हमारी हिम्मत नहीं होती उनके सामने कभी हम बोलें, क्योंकि हमारा जीजा साले का रिश्ता साहब, तो हम ज्यादा बोलते भी नहीं। हमने वो समय देखा है। हमने नरेंद्र भाई मोदी के साथ, जब वो यहाँ के हरियाणा के प्रचारक थे, हमने नरेंद्र भाई मोदी को बड़े करीब से देखा।
हम उनके साथ रिसीव करके आते थे, दिल्ली से अपनी गाड़ी में लेके आते थे। सोना के अंदर किसान मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती थी, उनको गाड़ी में लेके आना, गाड़ी में छोड़ के आना। बंगारू लक्ष्मण बीजेपी को समय, जब आप तो बहुत सीनियर पत्रकार थे दैनिक जागरण के, जब वो टेबल के नीचे से लेने वाली जो वीडियो आई, वो भी शायद नरेंद्र भाई मोदी ने सोना में बैठकर देखी थी हमारे साथ। तो हम लोगों ने वो समय देखा है साहब। हमने सिर्फ सम्मान मांगा, आपने हमको क्या दिया मुझे नहीं पता। नरेंद्र भाई मोदी का मतलब आपको लगता है जो 2014 2019 की तुलना में 2024 आते आते क्षत्रिय समाज को टिकट बहुत कम दे दी गई? देखिएगा, वाजपेयी जी के समय के लोगों को उठा के देख लें और अब देख लीजिएगा हमारी हालत इन लोगों ने क्या कर दी। जब हमारे नेताओं का, हमारे अपनों का जब सम्मान आप नहीं करोगे तो निश्चित तौर पे हमारी नाराजगी तो बनती है। और नाराजगी जाहिर करने का भाई जी एक तरीका होता है। हम लोगों ने अपना, ठीक है तुम हमारा कहना नहीं मानते, नमस्ते, हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का विरोध कहीं नहीं किया है। जी सूरजपाल सिंह अम्मू जो भारतीय जनता पार्टी के साथ पल कर इतना बड़ा हुआ, नाम मिला। पहले एक मैं बीच में बात काट रहा हूँ। सूरजपाल अम्मू ने एक बार पहले रिजाइन किया, फिर अब दूसरी बार रिजाइन किया इसी पीरियड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद। क्या सूरजपाल अम्मू अब फिर से भाजपाई हो जाएंगे? मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने जो रिजाइन किया वो पद्मावत के समय किया। इन लोगों ने मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं किया, अभी भी मंजूर नहीं किया। सुन लीजिएगा, अभी भी मैंने इस्तीफा दिया है। संगठन के लोग हैं, परंतु मैं भाजपा का विरोधी बनूंगा ये मैंने कभी नहीं सोचा, और ना ही मेरी सोचने की इतनी बड़ी। मैं नरेंद्र भाई मोदी का, मैं आपसे पहले कई मित्रों के साथ साक्षात्कार कर चुका हूँ, इंटरव्यू कर चुका हूँ, मैंने उसमें भी कहा कि मैं नरेंद्र भाई मोदी का फैन हूँ। सूरजपाल अम्मू को कोई फिगर बताना हो कि भाजपा को राजपूत समाज की नाराजगी के कारण कम से कम इतनी सीटों का नुकसान झेलना पड़ा है, ऐसी कोई संख्या आप बता सकते? मैं आपसे कहता हूँ, करोड़ों लोगों की आस्थाओं को, करोड़ों लोगों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना, उनका अपमान करना, ये एक बहुत बड़ा कारण है। चाहे मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूं, चाहे मैं भिवानी पार्लियामेंट की बात करूं, चाहे मैं गुड़गांव विधानसभा पार्लियामेंट की बात करूं, चाहे मैं अंबाला के अंदर मैं रैली के अंदर इस्तीफा दे के आया था। मेरे साथ अनेक नेता थे, उन्होंने कसम खिलाई हम वोट नहीं देंगे। मैं इन विषयों पर नहीं गया, परंतु मैंने वहां पर इस्तीफा दिया। मैं तो जिस दिन बूथ चेक करने निकला था, बूथ से बाहर आ रहे लोगों से जब मेरी बात हुई, तो मुझे जब राजपूत बहुल गांव में गया, जब मुझे पहली बार ऐसा लगा कि हरियाणा का राजपूत भी गुजरात की उस घटना को लेकर के प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है। देखिएगा, राव इंद्रजीत जैसे व्यक्ति को हम लोग वोट देते थे, जो राव इंद्रजीत आज भी अपने दिमाग में वहम पाले बैठा है कि वो किसी राजा की औलाद है। राम, मैं कहना नहीं चाहता, व्यक्तिगत आरोप किसी के ऊपर लगाना नहीं चाहता, परंतु उस परिवार का इतिहास मैं जानता हूँ। वो व्यक्ति जो कभी गाँव में नहीं जाता, वो व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कभी हंस के बात नहीं करता, वो व्यक्ति जो भाजपा की बैठकों में अगर मैं जिलाध्यक्षों को बैठा दूं उनको नहीं पहचानता, उसके बावजूद भी लाखों वोटों से गुड़गांव और बादशाहपुर विधानसभाओं से वो जीत के जा रहा है, और वो भाजपा के कार्यकर्ताओं को आज भी अपमानित कर रहा है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा, अगर आपको नहीं सुनता तो आप लोगों के टीवी चैनलों को देखें। अगर आपको नहीं दिखता, भाजपा के कार्यकर्ताओं को वो लोग अपमानित कर रहे हैं जो जीत के जा रहे हैं। सब सूरजपाल अम्मू तो चुप रहते हैं। मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपके विरुद्ध जाते हुए चुनाव को, तो आपको लगता है कि राव इंद्रजीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपमानित कर रहे हैं? मैं कहता हूं, राव इंद्रजीत आज तक अपने आप को भाजपा, उनका पूरा बयान है कि बादशाहपुर गुड़गांव से शिकायत नहीं, इस क्षेत्र का जो रेवाड़ी बावल की बात कर रहे हैं कि यहाँ अगर मेरे कार्यकर्ता नहीं होते तो मैं हार ही गया था, ऐसा उनका था। बावल के अंदर उनका मित्र वहां पर मंत्री है, वहां के हालात, वहां के बोर्ड देखें आप निकल के, वहां पे कितनी बुरी तरह से हार हुई है। आपके अगर आदमी थे तो क्यों नहीं जीते वहां से? आप पिछला मार्जिन उठा के देख लें, रब का देख लें, रेवाड़ी का मार्जिन उठा के देख लें, आप पटौदी के तो आप सबके लाड ले रहे हैं, पटौदी का मार्जिन उठा के देख लीजिएगा। आपका सम्मान बचाने वाले ये लोग हैं। हाँ, सोना विधानसभा क्षेत्र से वो 6000 वोटों का मार्जिन लेके आए हैं। जिस मेवात में जाकर आपने दंगों के समय उन लोगों के साथ हाथ मिलाया जिन्होंने हमारे 6 हिंदुओं की हत्या कर दी। अच्छा, मैं नूह दंगों की सुनना चाह रहा हूँ आपसे। आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि राव इंद्रजीत ने मेवातियों का पक्ष लिया उस समय दंगों के दौरान। बिल्कुल जी सरेआम लिया। मेवात दंगों में जब जलाभिषेक यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हुई, 6 हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई, तो 2 लोग थे जो मेवात में उन लोगों की गोदियों में जाकर बैठे। कौन थे? मनोहर लाल खट्टर और
राव इंद्रजीत। मनोहर लाल खट्टर साहब को तो अपनी कुर्सी गंवानी पड़ गई मुख्यमंत्री पद की। और वोट कितने मिले? 3 लाख वोटों का मार्जिन लेकर राजबब्बर वहां से निकले हैं। जी जी। और राव इंद्रजीत को कितनी वोट मिली है सबको पता है, नहीं पता तो मैं बताता हूँ भैया। नहीं, वो तो 20-20 हजार, 15,000, 18,000, 20,000 वही मिली। हाँ, पिछली बार से भी कम हो गई। आप जिन हिंदुओं की वोट लेते हैं उन हिंदुओं के जो 6 बच्चे जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई, उनके पक्ष में 2 शब्द बोले आप? क्या उनके परिवारों से जाके मिले? क्या उनको आपने मुआवजा दिलाने की मांग करी? मुझे बताए कोई सरकार का व्यक्ति? अरे हिंदुओं की हत्या हो गई, आप देश के अंदर राज कर रहे हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश के अंदर आपकी सरकार है, और आप वहां जाकर कंचे खेल रहे हैं। तो आपने मनोहर लाल जी का नाम लिया है, तो क्या मनोहर लाल जी की भूमिका दंगों के बाद सही नहीं रही, एक पक्षीय रही, मुस्लिम समुदाय के पक्ष में रही? जी, अब उनका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लगाव तो उनके साथ है। देखिएगा, मनोहर लाल जी अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मान करते हैं, मनोहर लाल जी ने 9.5 साल इस प्रदेश के अंदर राज किया है। 9.5 साल के अंदर मुझे 9 कार्यकर्ताओं का नाम दे दें, वो जो मंडली है उसको छोड़ के, कि उन्होंने उनसे सम्मानजनक तरीके से बात की। वो मनोहर लाल खट्टर जो मेरे पारिवारिक व्यक्ति थे, मित्र थे, बड़े थे, क्योंकि मैं मनोहर लाल से कोई जूनियर नहीं हूँ उस पार्टी के अंदर। वो संघ में स्वयंसेवक थे, तो मैं संघ का भी, मैं भी स्वयंसेवक रहा हूँ। जी जी। वो भारतीय जनता पार्टी में आए 94-95 में, मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ 90 के अंदर। वो मनोहर लाल जो हम लोगों ने संगठन में, सरकार में जिनको सम्मान दिया, वो क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया, सम्मान दिया? सबके साथ बदतमीजी। प्रदेश का सबसे, अगर मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जो किसी से सीधा ही नहीं बोलता, अगर वो कोई था तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे। उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ गया। भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल को बदला, चुनाव से थोड़े से समय पहले नायब सैनी को लेकर के आए, लेकिन परिणाम हम देखते हैं 50-50 का ही रहा है। भाजपा जो 10 का दम भर रही थी, वो दम उनका निकल गया। आप जो कमजोरी रही हरियाणा में, उसको किस दृष्टि से देखते हैं? क्यों इतना फीका प्रदर्शन रहा? भारतीय जनता पार्टी के निर्णय का मैं सम्मान करता हूँ। एक साधारण कार्यकर्ता को उन्होंने, नायब सैनी जमीन से उठा हुआ कार्यकर्ता है, उसको सीएम बनाया, बहुत बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद भी थे वो, उनको सांसद से विधानसभा में ले गए, वहाँ से भी चुनाव जीत के मेरे मित्र हैं नायब सैनी, उनको बधाई। परंतु क्या नायब सैनी मुख्यमंत्री हैं? क्वेश्चन मार्क है। आज भी मुख्यमंत्री, डमी चीफ मिनिस्टर कहा जाता है। आज भी मुख्यमंत्री को काम नहीं करने दिया जा रहा। ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, ये लोकतंत्र के खिलाफ बहुत बड़ा बयान दे रहा हूं। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मुख्यमंत्री को नायब सैनी को मनोहर लाल काम नहीं करने दे रहे हैं। क्या कर रहा हूं? मुख्यमंत्री नायब सैनी के कार्यों में हस्तक्षेप करना ये गुनाह है। आप संविधान की शपथ देते हैं साहब, जब राज्यपाल ने, हरियाणा के राज्यपाल ने जब आपको शपथ दिलाई, तो शपथ के अंदर एक लाइन आती है, गोपनीयता अक्षुण्ण रखूंगा। जी जी। वो गोपनीयता अक्षुण्ण रखने तो भैया, वो मुख्यमंत्री बेचारा काम करना चाहता है। ओम प्रकाश धनखड़ उनके साथ चल रहे हैं, और भी अनेकों अनेक कार्यकर्ता चल रहे हैं। अनिल विज उनको प्यार करते हैं, क्योंकि अच्छा, आपने ओम प्रकाश धनखड़ का जिक्र किया। कहीं सूरजपाल अम्मू को ये लगता है कि ओम प्रकाश धनखड़ को जिस समय बदला, प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया, वो पार्टी का फैसला गलत था, गलत साबित हुआ? देखो, ओम प्रकाश धनखड़ एक परिपक्व कार्यकर्ता है, संगठन का मजबूत व्यक्ति है। मैं 1985 से ओम प्रकाश धनखड़ के साथ काम कर रहा हूँ। शक्ति केंद्र पन्ना प्रमुख की जो हम लोगों ने एक भूमिका बनाई पूरे हरियाणा के अंदर, मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता था। ओम प्रकाश धनखड़ जी 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 एक बहुत प्यारी लाइन दी, मेरे बूथ का पन्ना प्रमुख मेरे देश को बदलेगा। नहीं, वो चुनाव में तो नजर नहीं आया। मैं वही करूँ ना आपको, मेरे बूथ का पन्ना प्रमुख मेरे देश को बदलेगा। पॉलिसी बड़ी अच्छी है। भारतीय जनता पार्टी में जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा बनाए गए सिस्टम को, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष साहब के बनाए हुए सिस्टम को आगे ले जाने का काम ओम प्रकाश धनखड़ कर रहे थे। और हम हरियाणा के बूथ तक, शक्ति केंद्रों तक, पन्ना प्रमुख तक पहुंच गए थे। बकायदा लिस्ट है, ऑनलाइन है। मतलब ये है कि उनको, परंतु उनको हटाते ही वो संगठन का सारा कार्य, उनके हटवाने में किसी की साजिश थी। मनोहर लाल जी पसंद नहीं करते अपने इससे बड़े किसी व्यक्ति अच्छा। मुझे लगता है मनोहर लाल जी को आज भी शायद हम लोग चुभते हैं, क्योंकि हम लोग टीवी पे बोलते, कोई और बोलता नहीं। अब हम तो फक्कड़ आदमी हैं, हमारे को तो फर्क पड़ता नहीं। हमें तो उस समय फर्क नहीं पड़ा जब भजन लाल ने मेवात के अंदर दंगे कराए, आप उसके बेटे को ले आए भाजपा में। हमें तो उनसे भी डर नहीं लगता जिन लोगों ने ग्रीन ब्रिगेड बनाई। आपने उनके साथ, उनके पोते पड़पोतों के साथ गठबंधन कर लिया है। आज जेजेपी की क्या हालत कर दी।
ये लोग जिस प्रकार की हरियाणा में राजनीति मनोहर लाल जी ने की, मुझे लगता है वो राजनीति करने का तरीका ठीक नहीं था, उसका नुकसान हुआ पार्टी को, जिसके कारण पार्टी के 10 में से 5 सांसदों का नुकसान हुआ। आप लेकर आ गए अशोक तंवर को, सुनीता दुग्गल ने क्या बिगाड़ा था? वो आपकी सांसद थी, लगातार मेहनत कर रही थी। कुरुक्षेत्र में चलो नायब सैनिक की जगह आप नवीन जिंदल को ले आए, परंतु नवीन जिंदल क्या कांग्रेसी मानसिकता का व्यक्ति नहीं है? जी 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 जी, वो तो कांग्रेसी। हिसार के अंदर आप रंजीत चौटाला को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर बिठा रहे हो, क्या ये गलत नहीं है? ये तो जो हमारे मित्र हैं बड़ौली, जो सोनीपत से चुनाव लड़े, संगठन के प्रदेश के महामंत्री हैं बीजेपी के, वो तो मेहनती हैं, साधारण व्यक्ति हैं, उन्होंने खूब फाइट दी, परंतु उनको भी इन्होंने ऐसी जगह अटकाया, वो बेचारे चुनाव हार गए। अब ये देखिएगा, जो सीटें हम जीतने वाले थे, जी जी, आपने रमेश कौशिक को निपटा दिया। जी जी। आप लोगों ने अरविंद शर्मा को ऐसी जगह, अरे अरविंद शर्मा को आप करनाल लड़ाते। जी जी, अरविंद शर्मा को, ऐसा संजय भाटिया को आपने प्रदेश से गायब कर दिया। संजय भाटिया मेरे मित्र हैं, संजय भाटिया पूरे चुनाव में कहीं नजर आए? जो व्यक्ति 6.5 लाख वोट, करनाल संजय भाटिया नहीं संभाल रहे, मैं कहूँ संजय भाटिया थे ही नहीं पूरे पार्लियामेंट के चुनाव में। उसका असर क्या हुआ? जो व्यक्ति 6.5 लाख वोटों से जीता, मनोहर लाल जी 2.5 लाख वोटों से जीते, कहाँ गई 4 लाख वोट? चलिए, अब इस सिलसिले को हम एक राजस्थान पर एक सवाल पूछना चाहेंगे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी 14 पर अटक गई, इंडिया गठबंधन 11 पर पहुंच गया, और वहां पर जो है आप इस क्षत्रिय समाज की नाराजगी का असर देखते हैं, जो ये परिणाम आया इसमें, वसुंधरा राजे की नाराजगी का जो बोल रहे थे आप? मैं आपसे गुजरात की भी बात करूंगा। गुजरात के अंदर जो हमारे राजपूत बाहुल्य जिले हैं, उन जिलों के अंदर भी वोट परसेंटेज डाउन हुआ है। जी जी। राजस्थान के अंदर उसका असर नजर आया। राजस्थान के अंदर तो 2 बात हुई है, जाटों की नाराजगी हरियाणा में थी, तो जाटों की नाराजगी राजस्थान में भी थी। जी जी। और जाट राजपूत का एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है राजस्थान के अंदर। जी जी। वो सारा के सारा सिस्टम जो है इन लोगों ने मैश कर दिया, और उसका नुकसान ये हुआ कि आपको फिर आप मुख्यमंत्री किसी को बिठा दोगे। आपने जिन चेहरों के नाम पर चुनाव लड़े, जिन लोगों के नाम पर चुनाव लड़े, आप पता नहीं कहाँ से लाते हो पकड़ के। मतलब एकदम नया चेहरा बिठाया, उसका जो है वो नुकसान। एक्सपेरिमेंट गलत है राजनीति में। एक्सपेरिमेंट चुनाव के पहले करो ना, बाद में क्यों करते हो आप? चलिए, अब समापन की ओर बढ़ते हैं। एक सवाल करणी सेना को लेकर के। करणी सेना नाराज है, आपने रिजाइन भाजपा से दे दिया करणी सेना को संगठित रखने के लिए। अब आगे करणी सेना का क्या इरादा है? क्या राजनीतिक निर्णय लेने जा रही है करणी सेना? और क्या सामाजिक दायरा ही रखेंगे या राजनीति में दखल देंगे, बीजेपी से दूरी बना करके रखेंगे? देखो महेश जी, मैं आज पहली बार, क्योंकि आपकी मैंने उंगली पकड़ के चलना सीखा है, आपसे बहुत कुछ जीवन में सीखा है, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपके चैनल पर पहली बार कह रहा हूँ, हरियाणा विधानसभा के अंदर हम 15 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। जी जी। करणी सेना का भी चिंतन शिविर था हिमाचल के अंदर, हम वहाँ पर 2 दिन रहकर आए हैं, पूरी राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्षों के साथ चर्चा की है। हम लोग 15 विधानसभाओं के ऊपर चुनाव लड़ने की हरियाणा में तैयारी कर रहे हैं। और करणी सेना का सूरजपाल अम्मू अध्यक्ष है, जो एक रजिस्टर्ड संस्था है। जी जी। हम लोग जात पात की बातों से थोड़ा हटके चलते हैं। हमारे साथ ब्राह्मण भी है। ऐसा नहीं होगा आप कोई शर्त रखें कि हमको भाजपा इतनी टिकटें दे दे क्षत्रिय समाज को, या इस तरह की कोई शर्त, या दूसरा दल को इतनी टिकटें दे दे? कह रहा हूँ, अभी तो क्या 15 सीटों पर हमने चुनाव लड़ना है, ये मन बना लिया है। अब जल्दी ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करने वाले हैं। जी जी। हम लोगों ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ना है। कौन कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ना है वो हम तय करने वाले हैं। उसकी लिस्ट जल्दी ही घोषित कर देंगे, कैंडिडेट भी जल्दी घोषित करेंगे। हम लोगों ने अब किसी का पिछलग्गू नहीं बनना। मैं तो बल्कि देख रहा था जिनकी एक एक सीट आई है वो भी देश के प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे थे। मैं आपके माध्यम से पहले बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे तीसरी पारी खेलने की, परंतु टीडीपी वालों पर और नीतीश कुमार के ऊपर ज़्यादा भरोसा ना करें। मेरी शुभकामनाएं, क्योंकि मेरा देश का प्रधानमंत्री मेरा भी बहुत नज़दीक रहा है। मैं उसको प्यार करता हूँ, क्योंकि उसको पूरा विश्व प्यार करता है, नरेंद्र भाई मोदी को। और सूरजपाल अम्मू नरेंद्र भाई मोदी के फ़ैन हैं। मैं तो अमित शाह का भी फ़ैन हूँ, नरेंद्र भाई मोदी का भी फ़ैन हूँ, परंतु हरियाणा के साथ इस बार अन्याय मत करना, ये भी मेरा अनुरोध है। अम्मू साहब, बातचीत का सिलसिला हम समापन की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन बीच में एक मन में आता है अयोध्या को लेकर के। अयोध्या में भाजपा का हारना एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। अयोध्या में भाजपा क्यों हारी?
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा भी दांव पर, मोदी की प्रतिष्ठा भी दांव पर, राम मंदिर भी वहां बना, फिर भी भाजपा हारी है। तो अम्मू जी इस बारे में क्या सोचते हैं? अच्छा, मैंने वो मंजर देखा है जब बाबरी ढांचे को तोड़ा गया। मैं उन पलों का गवाह रहा हूँ। मैंने अयोध्या वासियों का संघर्ष देखा है। मैंने अयोध्या के उन 105 गांवों को देखा है जहां पर क्षत्रिय समाज के लोगों ने ना चप्पल पहनी, ना छाता ओढ़ा, ना सर पे पगड़ी बांधी, और उन्होंने इतने सैकड़ों सालों से ये संघर्ष किया और शपथ ली कि जब तक हमारा मंदिर नहीं बन जाएगा तब तक हम ना चप्पल पहनेंगे, ना छाता ओढ़ेंगे, ना हम पगड़ी बांधेंगे। उन लोगों का अपमान करना, जो असली राम के वंशज, अयोध्या में राम जन्मे ना, रामलला कहाँ जन्मे? अयोध्या में। और आपने अयोध्या वासियों को वहां पर अपमानित करने का काम करा। राम जी रघुकुल के लाला थे। मैं लाला बोल रहा हूँ। रघुकुल के लाला के जो वंशज हैं, हम राघव हैं। मैं सूरजपाल सिंह अम्मू राघव हूँ, रघुकुल से आता हूँ। हम सूर्यवंशी लोग हैं। हमने सिर्फ इतना कहा कि आप लोग जो राम मंदिर ट्रस्ट बना रहे हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के लोग या अनेकों अनेक संगठन के लोग या राम मंदिर ट्रस्ट के लोग जो वहां के ठेकेदार थे, हमने उनसे कहा कि हमारे पूर्वजों का मंदिर बना रहे हो, ढांचा हमसे तोड़वाया, सारे काम हमसे कराए, हमारे लोगों की जमीनें एक्वायर कर रहे हो, हमारे लोगों को आप अपमानित कर रहे हो, सम्मान उनको दे नहीं रहे हो। किसी एक मंत्री एमएलए का नाम बता दो जो उन 105 गाँव में गए हो। हमने तो यहाँ से पगड़ियाँ, चप्पल, जूते इकट्ठा करके उन गाँव में भेजी। इसी दौरान आपने उनको अपमानित किया। जब कोई व्यक्ति को आप अपमानित करते हो, जब गांवों के बुजुर्गों को, नौजवानों को, जिन्होंने सैकड़ों वर्ष संघर्ष किया, तो उनका श्राप वहां के कैंडिडेट को लगा, लल्लू सिंह को। लल्लू सिंह मेरे भी मित्र हैं, परंतु मैंने उनको भी सलाह दी कि आपको कम से कम इन गाँव में जाकर या अपने लोगों को ले जाकर, आप फालतू फंड के लोगों को बुलाते हो, भाषण दिलवाते हो, उन गाँव में जाइएगा। तो वहां अवध क्षेत्र की जितनी सीटें थी वहां पर ये मैक्सिमम हारे हैं, केवल मात्र अयोध्या नहीं है। अगर आप तो कारण रहा अयोध्या वासियों को प्रॉपर सम्मान नहीं दिया गया। सम्मान देते तो निश्चित तौर पे ये सब नहीं होता। अयोध्या का विकास हुआ है, नरेंद्र भाई मोदी ने दिल से विकास किया है। परंतु राम मंदिर के बारे में मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ढांचा इन्होंने नहीं तोड़ा, मंदिर इनके बाप के पैसे से नहीं बना, इनके जो ठेकेदार बने हुए ट्रस्ट में, ट्रस्ट के अंदर, वो हिंदुस्तान की जनता का चंदा था, जनता का पैसा था। आप लोगों ने मंदिर बनाया। मंदिर असलियत में कितना बना है मुझे भी पता है महेश जी, नहीं है तो आप वहां जाकर देख लें। आप लोगों ने जिस प्रकार से लोगों को गुमराह किया, वहां की जनता को असलियत पता है, और उनको ये अब सब झेलना पड़ा। किनको? जिन्होंने चुनाव लड़ा। जनता ने वहां पर जवाब दे दिया है, और अमेठी जैसी सीट से स्मृति ईरानी को आईना दिखा दिया है कि भैया दिल्ली में बैठकर राजनीति नहीं होती, जनता के बीच में रहना पड़ता है। अवध क्षेत्र की मैक्सिमम सीटों पर इन लोगों को आईना वहां की जनता ने दिखाया है। धन्यवाद।